हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। ये टॉपिक का बहुत पहले से डिमांड था कि सर बता दीजिए क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से बीटेक करते हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स रहता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर साइंस से तो आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो डिप्लोमा होता है ये आप 10th के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके लिए आपको 11th-12th करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप 11th-12th करते भी हैं और उसके बाद डिप्लोमा करते हैं तब भी आपके लिए सेम चीज़ रहेगा। अगर आप बिना 11th-12th किए डायरेक्टली डिप्लोमा करते हैं 10th के बाद, वो भी सही रहेगा। और ऑलमोस्ट ये दोनों का चीज़ मतलब सेम रहता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, वो तो आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो बताऊँगा वो ये रहेगा कि कितने साल का होता है और क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है और कितना ये बीटेक के साथ सिमिलैरिटी है वो भी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा जो आपका डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा एक्चुअली आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, ये 3 इयर्स में ये एक्चुअली जब भी आप पढ़ाई फील्ड में ऐसे एंटर करते हैं नॉर्मल 10th के बाद या फिर 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स में, डिप्लोमा एक प्रोफेशनल कोर्स कहलाएगा, बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स कहलाएगा। ये सारे प्रोफेशनल कोर्स में आपको सेमिस्टर देखने को मिलते होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेमिस्टर, SEMESTER। सेमिस्टर का मतलब क्या होता है बेटा ना, हर 4 से 5 महीने, 6 महीने को लेके हम लोग एक सेमिस्टर बनाते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग 6 महीना मानते हैं, तो 3 साल में कितने 6 महीने होंगे, ऐसे 6 सेमिस्टर्स हो जाएंगे, मतलब 6 महीने हो जाएंगे, तो टोटल 6 सेमिस्टर्स। बीटेक जो होता है वो आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है, तो 4 इयर्स में आधे आधे महीने का मतलब आधे साल का एक सेमिस्टर, तो टोटल 8 सेमिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये 6 सेमिस्टर्स आपका डिप्लोमा में हो जाएगा क्योंकि 3 साल का है। अब अगर मैं बताऊं कोई कोर्स अगर 5 साल का है तो कितने सेमिस्टर होंगे, बस सिंपल आप उसको डबल कर लीजिए, डबल मतलब 10 सेमिस्टर उसमें होंगे। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो सेमिस्टर 1 की पहले हम लोग बात करते हैं। तो सेमिस्टर 1 में पहले आपका होता है कम्युनिकेशन स्किल्स 1। क्यों 1 है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स 2 पढ़ाया जाएगा। अब कम्युनिकेशन स्किल्स 1 में एक्चुअली क्या पढ़ाया जाता है, तो ये जो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये बोथ आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है। अब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, किसी किसी सब्जेक्ट में बस आपको क्लासेस अटेंड करने और उसके एग्ज़ाम देने हैं। प्रैक्टिकल मतलब उसके लैब्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे और वहाँ पे आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो आपको वहाँ पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ना, वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि आप किसी टॉपिक के बारे में बोलिए, या फिर डिबेट टॉपिक्स रहेगा, आप फॉर और अगेंस्ट में बोलिए, या फिर आप अगर एक सिचुएशन दिया गया, कंपनी से ऐसे बात हो रहा है तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे तक कैसे पास ऑन करेंगे, ये सारा चीज़ के बारे में आपका कवर हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स में। सो ये आपका इंग्लिश का जो रहता है थ्योरेटिकल भी रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है, और ये 2 सेमिस्टर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कम्युनिकेशन इंग्लिश जो होगा, स्किल्स होगा 1, ये आप सेमिस्टर 1 में पढ़ेंगे और इसका 2 जो रहेगा पार्ट 2 वो आप सेमिस्टर 2 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आपका फोनेटिक्स होता है, मतलब जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, कैसे हम उसका उच्चारण करेंगे, उसके बारे में भी आपका पढ़ाया जाता है। बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया ये सब्जेक्ट के बारे में। अभी थोड़ा सा बताता हूँ ये सब्जेक्ट का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू बीटेक। अगर आप बीटेक करते हैं ना, ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बीटेक किया हूँ और अभी फ़िलहाल 4th ईयर में हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सेम है डिप्लोमा में, जैसा इनका कोर्स हैंड आउट है, जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट सेम चैप्टर्स आपका बीटेक करिकुलम में भी होता है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ कॉमन रहेंगे, सेम रहेंगे। ये समझ आ जाने के बाद अभी हम लोग बात करते हैं वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन टेक्निकल एजुकेशन। वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन टेक्निकल एजुकेशन मतलब ये एक टेक्निकल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग जो बातचीत करते हैं या फिर जो विचारों का डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे हमारा वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे खड़े होके किसी भी स्टैंडिंग पोस्चर में बात करते हो। अगर आप कोई कंपनी के साथ डील कर रहे हैं
तो वहाँ पे आपका एक प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल इन द मतलब प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, वहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न में आप बात करेंगे, फॉर्म में बात करेंगे, एक डिसिप्लिन वे में बात करेंगे, स्टैंडिंग पोस्चर का मेंटेन करके बात करेंगे, आई कांटेक्ट करके बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन और वैल्यूज़ एंड एथिक्स। वैल्यूज़ एंड एथिक्स में आपका हम लोग जैसे गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट और ब्राइव, ब्राइव मतलब घूस। तो जो ब्राइव और गिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, हमें क्या ब्राइव को अप्रिशिएट करना चाहिए या गिफ्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन टेक्निकल एजुकेशन में। अभी बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि पार्ट 2 जो रहेगा, ये पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब ये होता है कि सारा चीज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक सेमेस्टर में हम लोग पढ़ा नहीं सकते, इसीलिए उसको मल्टीपल सेमेस्टर्स में पढ़ाया गया है। अब अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की जो बीटेक में पढ़ रहा है, हाँ बीटेक में एथिक्स एंड टेक्निकल वैल्यूज़ जो होता है ना, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे भी सब्जेक्ट मिलेगा। प्रोफेशनल एंड एथिकल वैल्यूज़ उस सब्जेक्ट का नाम होता है, PEV बोलते हैं। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर बात कर रहा हूँ तो ये सेम सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि दिस इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको बेसिक टॉपिक से शुरू होगा, कुछ एडवांस लेवल तक जाएगा। अब जो लोग पूछते हैं कि सर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमें मैथमेटिक्स चाहिए, जी हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन उतने डिफ़िकल्ट लेवल का, टफ लेवल का आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10th लेवल तक अच्छे से मैथमेटिक्स क्लियर है, बाकी जो नया चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा वो आप खुद ब खुद सीख के समझ के कर पाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा। एटीट्यूड ऐसा नहीं कि जितना सीख लिए उतने में स्टॉप है, आपको कंटिन्यूस डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा। अभी बात करते हैं हम लोग अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। अप्लाइड फिजिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल, आप जो फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 11-12 के बच्चे, उस लेवल का आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे अपने डिप्लोमा में, या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी काफ़ी बार हो जाता है। और हाँ, जो लोग बोलते हैं कि मैं अगर कंप्यूटर साइंस में एंटर करता हूँ बस मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा क्या? द आंसर इज़ नो। क्योंकि कंप्यूटर्स के साथ साथ आपको तरह तरह की फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको हार्डवेयर का कुछ नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, वो सब भी आपको पढ़ाया जाएगा आने वाले सेमेस्टर्स में। यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये दोनों भी चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस। सो आप अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट मत लो यार, एक कॉपी में लिख लो। अगर आप करना चाहते हो डिप्लोमा या फिर कर भी रहे हो, आइडिया लेना चाहते हो डिप्लोमा, मैं ये क्यों बता पा रहा हूँ, मैं तो बीटेक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस से बीटेक स्टूडेंट हूँ, फिर भी मुझे डिप्लोमा के बारे में कैसे पता है? क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बीटेक अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, वो डिप्लोमा करके आए हुए हैं 3 साल का। और मेरे स्कूल के भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा करा है। तो उन लोगों से पहले मैं घंटों बात किया, सब्जेक्ट के बारे में समझा, और डिस्कशन करने के बाद ही मैं आप सभी को ये बता पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से रैंडमली शुरू कर रहा हूँ आपसे डिस्कशन करना। अभी मैं यहाँ पे बता रहा था कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस, इसमें बेसिकली आपको बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में पता चलेगा कि प्रोसेसर कितने तरह के होते हैं, आपका वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग जो वर्ड है, स्प्रेडशीट जो एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। बेसिक चीज़ अगर कंप्यूटर के बारे में आपको पता नहीं है तो यहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर होता है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, वो सभी के बारे में ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस में आप लोग सीख लेंगे। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं सेमेस्टर नंबर 2 के। तो सेमेस्टर नंबर 2 में क्या क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 हमने वहाँ पे पढ़ा है, पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे क्या चीज़ रहेगा? यहाँ पे भी बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड थोड़ा सा रहेगा कि अगर आप एक कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं, ये चीज़ मतलब एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आप जॉब सेक्टर में जाएंगे, वो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड है, वहाँ पे ऐसे मतलब आप दोस्तों के साथ जैसे बात करते हैं हंसी मजाक में, वैसा आप इनफॉर्मली वैसे बात नहीं कर सकते हैं। कोई आपको बॉस बुलाया है, हाँ बॉस मैं आ रहा हूँ, ऐसे तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे। तो एक फॉर्मल वे में कैसे बात करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे? कोई काम अगर डिले हो गया है, हाँ सर मैं कर दूंगा ना, मैं बोला हूँ मैं कर दूंगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा, एक फॉर्मल वे में होगा। मैं आपको वो चीज़ अलग से कभी बात करूंगा, सिखाऊंगा क्या रिप्लाई देना सही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तभी बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल। और ये सारा कम्युनिकेशन आपको सिखाया जाता है, अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सब्जेक्ट मैंने खुद किया हुआ है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लगा था ये सब्जेक्ट से रिलेटेड,
लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। ये सब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है, आपको चार्ट पेपर लेके जाना पड़ता है और उसके साथ साथ एक ड्राफ्टर नाम का इक्विपमेंट होता है। उसका भी हो सके तो आप लोग गूगल करके देख लेना, या फिर मैं फ़ोटो अटैच कर लूँगा। ड्राफ्टर में क्या होता है, वो टेबल के साथ कनेक्ट हो जाता है और वहाँ पे आप चार्ट पेपर में बहुत एक्यूरेट ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं। आपको मैकेनिकल पेंसिल, बहुत पतला पेंसिल होता है उसका टिप, वो पेंसिल लेना पड़ता है और वहाँ से लेके आपको ड्राइंग्स वगैरह करना पड़ता है। सो ड्राइंग्स क्यों ज़रूरत है, कोई भी बिल्डिंग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग होता था ना, तो सिविल इंजीनियरिंग में आप ब्रिज बनाते हैं या फिर कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, वहाँ पे बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होता है, उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली जैसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में भी एक बार रिसर्च करना। तो ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर भी अगर आप चलाना चाहें तो सीखना चाहें सीख सकते हैं। और जैसे बुक में आपके फिगर्स होते हैं, बहुत एक्यूरेट फिगर्स होते हैं, कितने डायमेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो एप्लीकेशन आपको सिखाया जाएगा और पूरा प्रैक्टिकल रहता है, थ्योरी उतना कुछ है नहीं। किसी भी फिगर को, अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसको टॉप व्यू से देखेंगे कैसे दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे कैसे दिखेगा, लेफ्ट राइट व्यू से देखेंगे कैसे दिखेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिज़ाइनिंग आप लोग करते हैं। सो शुरुआती में थोड़ा सा एक्यूरेसी की वजह से मुझे दिक्कत हुआ था कि कैसे इतने मेजरमेंट करेंगे ताकि एरर ना हो, बट बाद में धीरे धीरे जब सर ने, मेरे जो टीचर थे, उन्होंने अच्छे से गाइड किया, दोस्तों ने भी सपोर्ट किया, कुछ नहीं होता था। काफ़ी लोग का लर्निंग बहुत फास्ट होता है किसी किसी चीज़ों में, तो जिन लोगों ने अच्छे से सीखा और जल्दी अडेप्ट कर लिया ये चीज़ों को, उन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रिक है, इसको अप्लाई कर और इजीली सीख जाओगे। आप भी अगर चाहते हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड, आप लोग मुझे बताना। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 वही मैथमेटिक्स 1 का एक्सटेंशन रहेगा, कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स काफ़ी बार कवर हो जाता है, काफ़ी बार एसिम्पटोट्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। मतलब ऑल ओवर अगर डोमेन्स देखें तो कैलकुलस पार्ट भी रहता है आपका, कैलकुलस आप सीखेंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट हर डोमेन में नेसेसरी है, दैट्स वाई वो चीज़ आप सीखेंगे, क्योंकि अगर क्लास 10th के बाद 11th 12th का स्टूडेंट है तो उसको कैलकुलस के बारे में, मैथमेटिक्स में जनरली वो स्टडी करता है और उसको पता होता है। और उस हिसाब से देखा जाए तो आपको भी पता होना चाहिए डायरेक्टली अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं। और डिप्लोमा के बाद जो लोग एडमिशन लेते हैं बीटेक में, जिसको लेटरल एंट्री हम लोग बोलते हैं, वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, आप भी चाहे तो ले सकते हो। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार बता रखा है। अभी बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक्चुअली बीटेक में 2 अलग अलग सेमिस्टर में 2 अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ करता था, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिंगल सब्जेक्ट में कंबाइन कर दिया गया है। बीटेक में होता था इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, आप लोग खुद रिसर्च एक बार कर लीजिए, या फिर उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए मैं सोचता हूँ कि डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था दोनों ही सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट ईजी लगा, दूसरा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगा, मुझे दोनों ही सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे सर्किट्स होते हैं, वायर कनेक्शन होता है, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग अच्छे से कर पाएंगे। मेरा फिजिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्लास 11-12 में, दैट्स वाई ये चीज़ें मैं पकड़ नहीं पाया और अच्छे से सीख नहीं पाया। बट फाइनली मैं हेल्प लिया बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का जो टॉपर रह चुके हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। ये एक बोनस टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ अगर आप टीचर से बार बार पूछने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्लास अटेंड करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, पहले तो आप यूट्यूब पे अप्रोच कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, टॉपिक समझ आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के डेट में ऑलमोस्ट हर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, यूट्यूब से वीडियो लेके पढ़ता है। इवन स्कूल स्टूडेंट्स भी यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। बट अगर आप यूट्यूब से भी समझ नहीं पा रहे हैं तो अपने दोस्त का कोई हेल्प लीजिए, क्योंकि दोस्त लोग जो होते हैं ना, उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी बार इतना अच्छा होता है कि आप लोग को, क्योंकि दोस्त लोग से हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, और अगर वो लोग बात करने के तरीके से ही किसी चीज़ को समझा दें तो आपको वो चीज़ ईजी हो जाएगा। तो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और सेम जगह पे आपका काफ़ी बार प्रैक्टिकल भी होता है। हमने प्रैक्टिकल किया था, फ़ैन का कनेक्शन, ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे होता है, मोटर कैसे रोटेट करता है, एक एलईडी बल्ब में आपका जो ट्रांजिस्टर रजिस्टर होता है वो कैसे काम करता है, लाइट बल्ब। सो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रैक्टिकल करके भी सीखा है, आप लोग भी करके सीख सकते हैं।
और डिपेंड करता है आपका कॉलेज कैसा है। कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं तो यार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ पे फीस कम लगता है, काफ़ी बार अच्छे फैकल्टीज में मिल जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी बार लैब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा मिलता है, टीचर्स फैकल्टीज भी अच्छे मिलते हैं। नो डाउट थ्योरी तो आप ऑनलाइन पढ़ लोगे, दोस्त से समझ जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको लैब होना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकली इन हैंड आप एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। पैंडेमिक कोरोना की वजह से काफ़ी लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो कर नहीं पा रहे, लेकिन जो कंप्यूटर्स के प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह, वो आप घर बैठे कहीं पे भी सीख सकते हो। उसके लिए लैब का ज़रूरत नहीं है, आप लैपटॉप लेके भी सीख सकते हो। बट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको कंपोनेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। लेना मतलब आप खरीदना नहीं पड़ेगा, कॉलेज में मिल जाएगा। कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट ये डायरेक्टली बीटेक में सब्जेक्ट नहीं होता है, बट अगर बात करें तो कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे मैनेजमेंट होता है, उसका डेटा फ्लो ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो सभी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग इन सी, ये एक फंडामेंटल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जो प्रोग्रामिंग सी का मतलब क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज में आप लोग कोड करना सीखेंगे, प्रोग्राम्स, पैटर्न्स, कुछ एप्लीकेशंस, ऐसे छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जाएंगे। और अगर आप अच्छा करते हैं ये चीज़ से, तो आप खुद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मतलब सी का इतना अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग खुद ट्राई करके भी अच्छा चीज़ कर सकते हैं। और अगर बीटेक की बात करें तो प्रोग्रामिंग सी बिल्कुल हाँ, मेरे बीटेक में भी फर्स्ट सेमेस्टर में था, यहाँ पे आपको सेकंड सेमेस्टर में दिया जा रहा है। नो डाउट मैंने जितने देखा है, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं, उनका सेकंड सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। बट आई एम वेरी लकी, क्योंकि मेरे कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो है प्रोग्रामिंग सी सिखाया गया। और मेरा अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड बताऊं तो क्लास 11th 12th मैंने करा हुआ है, तो 11th 12th में मैं पहली बार प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा और वहाँ पे मैंने C++ पढ़ा। और जब कॉलेज गया तो कॉलेज में जाके मैंने सी प्रोग्रामिंग सीखा, उसके बाद जावा सीखा, पाइथन सीखा और HTML से जावास्क्रिप्ट वो भी साइड बाय साइड हो रहा था। अभी बात करते हैं सेमेस्टर 3 के बारे में। तो सेमेस्टर 3 में आपका एक्चुअली क्या होता है, एक सब्जेक्ट है यहाँ पे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इकोनॉमिक्स आज के डेट में एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ रहा है। इवन मैंने बायोलॉजी भी पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी भी एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए होता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे आप फंडामेंटल पैसे के बारे में सीखते हैं, हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करता है, क्या रूल्स लॉज हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, जीडीपी क्या होता है, और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में भी आप सीखेंगे। अगर अपने से इंटरेस्ट लेते हैं तो सीख पाएंगे, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो सभी के बारे में आप लोग सीख सकते हैं। और बीइंग एन इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, इसीलिए इकोनॉमिक्स आपको एक आइडिया देगा, ब्रीफ आइडिया, इंट्रोडक्शन देगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए बेसिकली। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप के बारे में। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्कशॉप मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप, इंजीनियरिंग वर्कशॉप ऐसा होता है। और जनरली वर्कशॉप में क्या होता है, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। और नॉर्मल वर्कशॉप की अगर मैं बात करूँ, शायद आगे नहीं है वर्कशॉप, अभी ये वर्कशॉप है। जो मैंने जो बीटेक में वर्कशॉप करा हुआ है, वो वर्कशॉप में आपको कुछ मेटल पीसेस लेके पेपर वेट बनाना रहता है। काफ़ी बार वेल्डिंग का काम आपको सिखाया जाता है और रबिंग का काम सिखाया जाता है। तो वो छोटा छोटा काम से लेकर बड़ा बड़ा काम तक आप लोग सीखते हैं वर्कशॉप में। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे हाई पावर मतलब ट्रांसफ़र होता है, वो सारे प्रोग्राम्स, मतलब वो सारे कंपोनेंट्स को लेके आप लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। अभी बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने बताया जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सी प्रोग्रामिंग सीखा, तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने इसका एप्लीकेशन मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स वो चीज़ सीखा मैंने। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DSA। और ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक अगर आप प्रोग्रामिंग सीख के रुक जाओगे तब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर सीख लेते हो ना, तो वहाँ पे आपके पास डोमेन बहुत एक्सपैंड हो जाता है और ज़्यादा चीज़ आप लोग सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके पास डोमेन वैरायटी ऑफ डोमेन्स बन जाता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर साइंस का ये सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप डिप्लोमा करो, बीटेक करो, ये सब्जेक्ट में आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे विंडोज़ देखते हैं ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ का 7 है, 8 है, 8.1, 10, XP, ये सारे जो थे एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी 11 आ गया रिसेंटली। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मैक ओएस की, मैक ओएस मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी के साथ साथ आपका लिनक्स था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आपका एक सब्जेक्ट है डेडिकेटेड। और ये सारा चीज़ भी आप लोग सीखेंगे।
ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, हम लोग काम देते हैं 5 काम एक साथ दे दिए तो कौन सा काम वो पहले करेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा काम करेगा, वो सारा चीज़ आप बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में सीखते हैं। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर्सनली मुझे बताया गया कि यह सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो मैंने इंटरेस्ट लिया और जब एक्चुअली मैं पढ़ा तो देखा कि बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक्चुअली। इसी के साथ साथ बात करते हैं नेटवर्क एसेंशियल्स के बारे में। नेटवर्क एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है, वहाँ पे आप बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे नेटवर्क काम करता है, उसका क्या क्या यूजेस है, वो सारा चीज़ आप लोग सीखते हैं। ठीक है, डिटेल में आपको बताऊंगा। नेटवर्किंग रिलेटेड भी कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स भी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ मतलब जिसको ऊप्स बोलते हैं, जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाता है, मॉड्यूलरिटी आ जाता है, मतलब ऊप्स के बेसिकली जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो सारे आ जाते हैं आपके ऊप्स में। और यहाँ पे आप C++ लैंग्वेज सीख रहे होगे। मेरे कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे मैंने C++ लैंग्वेज नहीं था तो मैंने नहीं सीखा। अगर खुद से जो लोग चाहते हैं तो खुद से वो लोग सीख सकते हैं, बट इन जनरल अगर मैं बताऊँ तो C++ आप खुद से भी सीख सकते हो। अगर आप C सीख लिए तो C++ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लोग हार्डली, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा टाइम डिवोट करते हो तो आप ये चीज़ सीख जाओगे। ठीक है, सेमेस्टर 3 खत्म हो गया और अभी फिलहाल और 3 सेमेस्टर्स बचे हुए हैं। तो सेमेस्टर 4 में आप देख लीजिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैंने बताया बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेटेड भी आपको सब्जेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में कैसे एक्चुअली मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग प्रिंसिपल कैसे होता है, एक प्रोडक्ट को हम लोग कैसे वायरल करवा सकते हैं, और एक प्रोडक्ट जब हम मार्केट कर रहे हैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट में सीखते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ओवर, उसी के साथ साथ कंप्यूटर और आर्किटेक्चर, ये हमारा बीटेक में था सब्जेक्ट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और डिप्लोमा में भी सेम सब्जेक्ट है, नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट मेरा हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी में आप तो चीज़ें पढ़ते हो कि यार कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, हार्ड डिस्क होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्रैक्टिकल की बात करें तो कंप्यूटर लिटरली आपके सामने पूरा खोल के रख दिया होगा। वहाँ पे बताया जाएगा कि ये कंपोनेंट ये होता है, आप कंपोनेंट को पूरे हाथ में ले सकते हो। कंप्यूटर के अंदर फैन होता है, घूमता है कैसा है, कितना बड़ा होता है, कितना हैवी होता है, उसका प्रोसेसर कैसा है, प्रोसेसर आप देखोगे, उसको ओपन करके फिर से आप डाल के देखोगे, पूरा कंप्यूटर को असेंबल करके ऑन करोगे, फिर से खोल के वापस डिसअसेंबल कर दोगे, वो सारा चीज़ आपका कवर होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। और ये सब्जेक्ट अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मैं जब स्कूल टाइम में था, मैं घर का कंप्यूटर काफ़ी बार ख़राब करके ठीक कर चुका हूं, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने खुद रिस्क थोड़ा सा लिया कि हाँ ये कर सकते हैं, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, तो तब मैंने कंप्यूटर को ओपन करके देखा, फिर चीज़ों को सीखा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बोलते हैं DBMS, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग डेटा को कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। किसी जैसे स्कूल का एग्जांपल मान लीजिए, हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सभी का आपका पूरा बायोडाटा रहता है कि उनका फादर्स का नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, उनका एडमिशन नंबर क्या है, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, रोल नंबर क्या है, और उनके मोबाइल नंबर क्या है, उनके घर के एड्रेस क्या है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज़, हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितना, इतना चीज़ को जो स्टोर करने के लिए होता है ना, उसके लिए डेटाबेस यूज होता है। तो किस तरीके से आप डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, और एक टेबल दूसरे टेबल के साथ कैसे लिंक होता है, टेबल क्या होता है एक्चुअली, रोज कॉलम्स को हम लोग कैसे वहाँ पे एक्सेस करते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे। अभी बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज जनरली चलाने के लिए आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम माई कंप्यूटर है जिसको आजकल दिस पीसी बोलते हैं, दिस पीसी में क्लिक करोगे 3-4 ड्राइव आपको मिल जाएगा, C ड्राइव, D ड्राइव, कंट्रोल पैनल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड आपको दिख जाएगा, क्रोम ओपन करके आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, ये सारा बेसिक चीज़ है। बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगा। आप कमांड प्रॉम्प्ट, दो चीज़ होता है, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस CLI, दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। मैं नोट कर लो यार, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। दो चीज़ मैंने आपको बताया, एक होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस जो कि होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसमें आता है आपका विंडोज़, ठीक है। अब ग्राफिकल यूज़र क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको आइकन्स वगैरह दिखता है। लिनक्स में आपको आइकन्स देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे पूरा ब्लैक स्क्रीन रहेगा। मैं टर्मिनल की बात कर रहा हूँ।
यूज़र इंटरफेस वाले भी तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं टर्मिनल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे VI LS CD, मेरे साथ अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो VS कोड में आपको पता होगा, LS PWD CD ये सारा चीज़ आपका यूज़ होता है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको सीखने के लिए एक सब्जेक्ट बिल्कुल चाहिए। आप ऑनलाइन सीख के भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बहुत जल्द हो सके तो मैं सिखा दूंगा आपको लिनक्स में कैसे काम करते हैं, उसका यूज़ किया है, बट आपको सीखना ये मैंडेटरी है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा। इसके साथ नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में क्या है ना, मल्टीमीडिया रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उनका मतलब फंक्शनिंग कैसे होता है मल्टीमीडिया में, आपका वीडियो प्लेस आ जाएगा, ऑडियो प्लेस आ जाएगा, ऐसे सारे मल्टीमीडिया के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक लेवल पे जो लोग सीखते हैं ना, वो विजुअल बेसिक से ही काफ़ी लोग शुरू करते हैं। मैं उतना मतलब पता नहीं था, मेरे स्कूल पे उतना पढ़ाया नहीं गया प्रोग्राम के बारे में क्लास 11 से पहले, तो 10th तक प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर का जो भी सब्जेक्ट होता था कुछ नहीं पढ़ाया गया। बस कंप्यूटर क्या होता है, उनके स्टोरेज टाइप्स क्या होता है, सेकेंडरी प्राइमरी जो दो चीज़ है, और उसके साथ साथ पेन ड्राइव के बारे में, फ्लॉपी डिस्क के बारे में, बेसिक चीज़ें। बट अगर बात करें विजुअल बेसिक की, काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में या फिर ICSE मीडियम के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन लोगों को बहुत छोटे लेवल से, मतलब क्लास 6th में बच्चा होता है उसको विजुअल बेसिक आता है, विजुअल बेसिक से वो शुरू करता है। HTML CSS भी वो लोग शुरू करते हैं स्कूल टाइम से। मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बट बाद में जाके आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर आपको C++ पता है, पाइथन भी सीख रहे हो, तो एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए आपको मुश्किल से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगेगा। उसके अंदर आप सीख जाओगे, उसमें मतलब काइंड ऑफ एक्सपर्ट भी बन सकते हो। समझ में आ गया। अभी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर की, जो कि है सेमेस्टर नंबर 5। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोग सीखते हो कि एक सॉफ्टवेयर पूरा शुरू आइडिया से लेकर कंपनी तक डिलीवर कैसे होता है, उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि एक बंदा पूरा शुरू किया सोचना एक सॉफ्टवेयर के बारे में और बना के वो रेडी कर दिया। कोई सोचता है, उसका प्लानिंग करता है, कोई उसका डिज़ाइनिंग करता है, कोई उसके लिए कोड लिखता है, कोई उसको टेस्ट करता है कि क्या हमारा कोड और सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद कोई उसको कस्टमर लेवल पे लेके थोड़ा सा बेसिक टेस्टिंग करता है, बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, और उसके बाद फिर हम लोग लॉन्च करते हैं। जैसे अभी BGMI या PUBG, तो BGMI जो सॉफ्टवेयर बना है, जो ऐप बना है, ऐसा नहीं कि एक या फिर 4-5 लोग मिल के बना ले, पूरा उनका टीम होता है। और कौन सा टीम होता है एक्चुअली, टेस्टिंग का टीम का क्या काम होता है, डेवलपमेंट टीम का क्या काम होता है, और मार्केटिंग टीम भी होते हैं तो उनका क्या काम होता है, वो सारा चीज़ आप लोग सीखेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है 6th सेमेस्टर में, तो आप लोग भी इसको पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और उसके बाद है MP माल प्रैक्टिस मत सोचना है। MP मतलब माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्रामिंग। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे और उसका कोडिंग एक्चुअली कैसा होता है। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, DEC बोलते हैं उसे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, उसको कोड कर सकते हैं और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, वो सारा चीज़ मैंने वहाँ पे सीखा था। आप लोग माइक्रो प्रोसेसर और उसका प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ये सारा चीज़, मतलब प्रोग्रामिंग रिलेटेड, लॉजिक, नॉलेज रिलेटेड, ये सारा चीज़ आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मतलब एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर। जैसे चैट एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो चैट एप्लीकेशन में क्या होता है, एक मैसेज भेजता है, एक मैसेज रिसीव करता है, वो फिर पढ़ने के बाद वो फिर मैसेज भेजता है, ये वापस पहला बंदा मैसेज को रिसीव करता है, रीड करता है। तो ये क्लाइंट सर्वर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। और ऐसे तरह तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन की बात करें तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कोई चीज़, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो कहीं पे स्टोर हुआ है डेटाबेस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया डेटाबेस का, तो डेटाबेस से वो डेटा फेच होगा, मतलब लोड होगा और आपके सामने आ जाएगा। क्लाइंट सर्वर, तो हर चीज़ ऑलमोस्ट क्लाइंट सर्वर लेवल पे काम करता है। आप छोटे लेवल पे एक बेसिक चैट एप्लीकेशन बना सकते हो क्लाइंट सर्वर की मदद से। नेक्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप बेसिकली कुछ सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग सीखोगे। नेक्स्ट होता है वेब पेज डिज़ाइन। वेब पेज डिज़ाइन आपको पता ही होगा अगर ऑलरेडी आप थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट में काम किए हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप सीख लोगे। वेब पेज डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, जो भी आप चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहाँ तक आप सीखने की कोशिश करो और सीख जाओगे मोस्ट ऑफ द केसेस।
नेक्स्ट है लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब आज के डेट में थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के ऊपर। तो हर एक स्टूडेंट को एक आइडिया होना चाहिए कि अगर हम अपना एक कंपनी बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमें कंपनी क्यों बनाना चाहिए, मतलब दूसरे के लिए एम्प्लॉय होकर रहना है, मतलब काम करना है, या फिर खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, दूसरों को काम देना है, जॉब देना है, वो सभी चीज़ों के बारे में आपका यहाँ पे काम होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मतलब आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये बीटेक में भी होता है। आपने इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ा लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या हुआ, तो कुछ चीज़ों को लेके आप कुछ टॉपिक्स को लो, कुछ कॉन्सेप्ट्स को लो और अप्लाई करके अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ। कंप्यूटर साइंस डोमेन में आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ और वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप लोग को मार्किंग होगा, मतलब उसका प्रेजेंटेशन भी होगा, आप लोग क्या सीखे कैसे किए। नेक्स्ट होता है नेटवर्किंग रिलेटेड। मैंने आपको बताया था ये जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपका नेटवर्किंग रिलेटेड है। एक होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ पे चैट एप्लीकेशन का आप थ्योरी पढ़ोगे कि कैसे एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क्स काम करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे हम कनेक्ट कैसे करेंगे, और कनेक्शन होने के बाद डेटा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, सिग्नल्स कैसे जाता है, पोर्ट क्या होता है, मतलब 80 पोर्ट, 8080 पोर्ट, 443 पोर्ट, ये सारे पोर्ट के बारे में आप लोग सीखेंगे। नेक्स्ट होता है नेटवर्क इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट, उसी नेटवर्किंग का एक सब्जेक्ट है। फिर है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में 2G 3G 4G 5G तो पढ़ाया नहीं जाता, मतलब सिलेबस उतना अपडेट नहीं हुआ है, बट एक्चुअली टीचर अगर आपको थोड़े से अच्छे मिल जाएंगे जो एडवांस पढ़ाने के लिए तैयार है, आप पढ़ने के लिए तैयार है, तो आपको बता देंगे 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, डिफरेंट वाईफाई बैंड्स कैसे होते हैं और स्पीड कितना आता है, वो सारा चीज़ आप लोग सीख लेंगे। नेक्स्ट होगा एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ 6 वीक्स ड्यूरेशन। 6 वीक्स ड्यूरेशन मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते, 6 हफ्ते मतलब और 1 महीने का आधा हफ्ता, तो 1.5 महीने का ये एक इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगा। इंटर्नशिप में आप किसी कंपनी में जाके इन हैंड एक्सपीरियंस लेंगे, वहाँ पे आप लोग काम करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे एक्चुअली एक कंपनी में काम होता है किसी भी एक डोमेन में। सपोज आप वेब पेज डिज़ाइन में काम कर रहे हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो फ्रंट एंड कैसे वेबसाइट बनता है, वेबसाइट बनने के बाद उसका चेकिंग कैसे होता है, वापस आपके पास कैसे वो काम आता है, आप उसमें सुधार करते हो और सुधारने के बाद वापस भेजते हो, वापस टेस्टिंग होता है, फिर डेटाबेस के साथ लिंक होता है, फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेट होने के बाद। तो ये इतना सारा जो चीज़ है ना, आप काम करके ही सीख सकते हो, बस थ्योरी पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इतना था 6 सेमेस्टर का पूरा सारा सब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। किसी और ब्रांच या फिर स्ट्रीम या फिर कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा दो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ओपन है, जो पूछना है पूछ सकते हो, कुछ जानना है तो वो भी बता सकते हो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।